नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाटी। देश में शहरीकरण का एक नया दौर शुरू हो चुका है। सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत अब 100 आधुनिक शहरों को बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा मौजूदा शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए अमृत योजना और 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल की भी शुरुआत हो चुकी है। योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से भी हैं। तो ये योजनाएं काम कैसे करेंगी और कैसे बदलेगा इनसे देश का चेहरा, इस पर आज हम कर रहे हैं खास चर्चा। और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के फाउंडर डायरेक्टर प्रताप पडोडे जी, अर्बन प्लानर और जाने माने आर्किटेक्ट राहुल कादरी साहब, और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ अर्बन प्लानिंग की भी गहराई से समझ रखने वाले आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा साहब। आप तीनों का बहुत स्वागत है। प्रताप जी, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं। सरकार ने अब अपनी ये जो योजना है इसका खाका रख दिया है। किस तरीके से काम करेंगे स्मार्ट सिटी के ऊपर? एक 2 लेवल का कंपटीशन रखा जाएगा, स्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेशन देंगे वहां पर, फिर एक कमेटी होगी जो चुनाव करेगी। उस आधार पर इस फाइनेंशियल ईयर में 20 स्मार्ट सिटीज को फंड करके बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट में 40 2 लॉट और आएंगे। ये पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा साउंड कर रहा है ऑन द पेपर, लेकिन क्या इतनी तेजी से एक साल के अंदर पहले 20 फिर 40 अगले साल फिर और 40, ये काम आपको फिजिबल लग रहा है? देखिए, है तो बहुत ही तकलीफ का काम, बिकॉज आज तक के ना इन लोगों ने इस प्रकार से टाइमलाइन से कोई काम किया था, ना ही शहरी विकास पर इस डिटेल पर काम हुई है। मतलब जो मैंने गाइडलाइंस देखी है इतनी डिटेल्ड है कि मुझे लगता है बिल्कुल नई किताब शहरी विकास पे हो गई है। तो अब जब उनको 4 महीने का वक्त दिया गया है कि हर एक चीफ मिनिस्टर अपने सिटीज़ में सारी की सिटीज़ को कहेगा कि आप मुझे लाइए इन पैरामीटर्स के ऊपर आप सिटीज़ प्रपोज कीजिए, तो उनमें भी एक इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन सी खड़ी होगी। अब वहाँ पर यही है कि इन लोगों को इंसेंटिवाइज करना है कि उनको लगे कि हम जो ये कर रहे हैं ये इम्प्लीमेंट होते हैं। यानी कि पहली प्रॉब्लम ये है कि लोगों में ये विश्वास दिलाना होगा कि आखिर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी और आगे जाएगी। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पहले जो 20 शहर है उनमें से 5 या 6 अगर सही तरीके से सही टाइम पर ये लोग इम्प्लीमेंट कर लें तो बाकी लोगों की मतलब आप विश्वास को आप जीत सकते हैं और ये एक मूवमेंट बन जाएगा धीरे धीरे। उसमें मैं देख रहा हूँ शर्त भी रखी गई है। शर्त ये है कि आपको पहले 20 शहरों की फंडिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन अगर उन्होंने अप टू द मार्क काम नहीं किया तो अगले साल उस फंडिंग पे विचार भी कर सकते हैं। तो ये शर्त तो बहुत अच्छी है, लेकिन बड़ी ही जिसे कहें कि कठिन भी हो जाएगी कि क्या आपने 1 साल तक फंडिंग की और आपको लगा ये शहर ठीक काम नहीं कर रहा, आप उसको हटाएंगे दूसरा लाएंगे तो शायद हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। यही नहीं, हर क्वार्टर उनको रिपोर्ट देनी है और क्वार्टर में इंप्रूवमेंट की रिपोर्ट देनी है, तो आप क्वार्टर भी मिस कर जाते हैं तो फिर सवालत होंगे। तो मतलब ये चीजें बिल्कुल टाइम बाउंड और काफी। हाँ, क्योंकि आज वेंकैया नायडू साहब से भी हमने बातचीत की तो उनका यही कहना था कि कठिन बहुत है, वो भी मान रहे हैं, असंभव नहीं है, ऐसा उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन हाँ बड़ी जटिल तो नजर आ रही है। कादरी साहब, हमने देखा था कि स्मार्ट सिटी पे करीब करीब 2 से 2.5 साल हो गए बात होते होते। कंसेप्ट नोट भी गवर्नमेंट लेकर आई थी, लेकिन उस कंसेप्ट नोट से लेकर आज जब एक नई गाइडलाइन आ गई है, उसमें आपको क्या लगता है कि जिस अवधारणा को लेकर चले थे, जो विजन शुरुआत में था, वो अब भी बरकरार है, काफी हद तक बदल गया है? काफी हद तक बदल गया है। जो पहले कॉन्सेप्ट नोट थी वो बहुत होलिस्टिक थी, काफी हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट, जॉब्स, एजुकेशन, तो उनके 4 या 5 पिलर थे जिसके ऊपर सिटी बनेगी और लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आएगा। अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है, क्राइटेरिया जो है डिटेल में है, अच्छा है, पर खाली एक पैरामीटर पे है अभी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और गवर्नेंस। खाली गवर्नेंस पे देख रहे हैं, और अगर सिटी को खाली गवर्नेंस के तौर पे देखें तो मुझे लगता है कि जो स्मार्ट सिटी की विजन थी वो बिल्कुल डाइल्यूट है अभी। राइट। शर्मा जी से यहाँ कमेंट लेंगे। अनिल शर्मा जी, आपने हमारे दोनों एक्सपर्ट की बात सुनी, तो अब जो गाइडलाइन निकल कर आए, पहले तो सबको शायद यही लग रहा था कि 100 शहर होंगे वो बिल्कुल ही नए सिरे से बनेंगे, लेकिन अब ये तय हो गया है कि जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं उन्हीं को कन्वर्ट किया जाएगा। आपको लगता है किस हद तक हो पाएगा ये? कितना आसान है? मौजूदा शहर में ऑलरेडी एक डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हमको एक सिर्फ नया पुल बनाना होता है तो ही दिक्कत हो जाती है। तो इतना बड़ा जो स्मार्ट सिटी का प्लान है उसको एक मौजूदा शहर के अंदर इंप्लीमेंट करना कितना आसान रहेगा? विपिन जी, मुझे तो कंसेप्चुअली तो ये बहुत अच्छा है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है
जो अमृत योजना के तहत कि जो एग्जिस्टिंग शहर हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी पॉपुलेशन का प्रेशर है, सर्विसेज का प्रेशर है, ट्रैफिक का प्रेशर है, हर तरीके का थ्रस्ट है उस वैसे शहरों पर, उसको ये लोग अमृत योजना के तहत चाह रहे हैं कि उस प्रेशर को या उस फैसिलिटी को बेहतर किया जाए। जो दूसरा पार्ट है कि स्मार्ट सिटी, जो दूसरा पार्ट है, जो मेरी ये थॉट है, मैं समझता हूं कि उस स्मार्ट सिटी के तहत ये लोगों का जो कंसेप्ट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कंसेप्ट है कि नया सिटी, न्यू सिटी आउट ऑफ द ओल्डर सिटी, शहर से बाहर एक दूसरा शहर जो स्मार्ट सिटी के रूप में आए, और उसके लिए जो सारी फैसिलिटीज है, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी सेक्टोरल ग्रोथ कैसे हो, उनका किस तरीके से उस शहर में आए। अगर आप ओल्ड सिटी को चाहेंगे कि हम स्मार्ट सिटी बना दें, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसके अब कंजेस्टेड लेन है, आपको बनाना, चौड़ी सड़कें बनानी है, उसके लिए आपको सर्विसेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, अगर मेट्रो भी हम लोग ले जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी कठिनाई होती है। उसके अलावा जो सीवेज डिस्पोजल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत ओल्ड हैं। कई शहर ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी रिवर के किनारे है, उनके ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंस अलग हैं। लेकिन अगर आप उस शहर को आप चाहेंगे कि हम स्मार्ट सिटी के रूप में तुरंत विकसित करें, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ए सिटी आउट ऑफ द सिटी, अगर वाराणसी का जो ट्रेडिशनल शहर है फॉर एग्जांपल, अगर वाराणसी से बाहर आप स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट, जो मुझे लगता है कि कंसेप्ट वही है कि आप अमृत के तहत ट्रेडिशनल वाराणसी को ठीक करें जी, और स्मार्ट सिटी के तहत वाराणसी का जो पेरिफेरल एरिया है, सिटी आउट ऑफ सिटी, उसको नए शहर के रूप में विकसित। राइट। तो चलिए, ये एक आधारशिला का काम तो कर दिया है सरकार ने कि उन्होंने एक गाइडलाइन तय कर दी है और रूल तय कर दिए हैं, कंपटीशन होगी, नए शहर आएंगे और उन पे काम शुरू होगा, उनको फंडिंग मिलेगी। अब जो फंडिंग मिलेगी 500 करोड़ रुपए 5 साल में एक शहर के लिए, हालांकि एक सीड फंडिंग के तौर पे देखा जाएगा, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा? प्लान तो बहुत बड़ा है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आएंगे तो बात करेंगे स्मार्ट सिटी के इकोनॉमिक्स के बारे में। कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं। आलीशान घर, आप उन्हें आइए हमारे साथ, करिए अपने बाइक्स और कार से बात। आवाज ओवरड्राइव। जब खबरों के कारोबार में आपको कारोबार की खबरें ईमानदारी से लानी हो तो काम आसान नहीं होता। हमारी तैयारी भी जरूरी है ताकि हम आपको तैयार कर सकें हर उस खबर के लिए जिसका असर आप और आपके प्रॉफिट पे पड़ता हो। पूछने पड़ते हैं खुद से कई सवाल ताकि आपके हर सवाल का जवाब दे सके हम। CNBC आवाज, 10 सालों से देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का स्पेशल एपिसोड, जहां पर हम बात कर रहे हैं सरकार के 3 बड़े इनिशिएटिव, जिसमें स्मार्ट सिटी सबसे ऊपर और साथ में हाउसिंग फॉर ऑल, और यहाँ पर जो अर्बन रीजनरेशन के लिए योजना आई है उसके लिए हम बात कर रहे हैं अमृत की। और हमारे तीनों गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। प्रताप जी, जैसा हमने पिछले सेगमेंट में भी बात की और यहाँ पर अनिल शर्मा साहब भी कह रहे थे कि एक अवधारणा है कि नए शहर को ही बनाना पड़ेगा, बाहर सैटेलाइट के फॉर्म में, शायद सैटेलाइट टाउन की बात वो कर रहे हैं, और साथ में आप एग्जिस्टिंग सिटी को एक हद तक ही ठीक कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्मार्ट सिटी उभर के कैसे आएगी? क्या उसकी एग्जैक्ट प्लानिंग और गवर्नमेंट क्या सोच रही है? देखिए, गाइडलाइन की तरफ से उन्होंने कहा है कि 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर आप रीडेवलपमेंट करो, या रेट्रोफिटिंग करो, या ग्रीन फील्ड करो। जो आप कह रहे हैं कि सैटेलाइट सिटी हो, ये आपकी ग्रीन फील्ड में आएगी, जैसे 250 एकड़ प्लस उस एरिया में ग्रीन फील्ड आती है। और जैसे राहुल जी कह रहे थे, उनमें कुछ चीज़ें वैसे गवर्नमेंट ने इम्पोज भी की हुई हैं कि जैसे वहाँ पर आपको 10% पावर सोलर होना चाहिए, या फिर 15% अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट होनी चाहिए, या फिर 80%
बिल्डिंग्स ग्रीन होनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ों को भी रखा हुआ है उन्होंने। अब ये बात होती है कि ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो शहर हैं इतने बड़े हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि आप उनको बदल नहीं सकते। तो ये लोगों का, आवाम का विश्वास जीतने के लिए आपको 50 एकड़ की एक एरिया लेकर उसमें चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा, उनमें कन्वीनियंसेस, यानी कि जो लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनसे आप, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर सरकार 2 कदम अपने जो लोगों की डिमांड से थोड़ी आगे चलती है, तो ये सोच के चलती है कि उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो स्मार्ट कहलाती है। तो उसी प्रकार से जो भी तकलीफ़ें हैं उन लोगों की उस एरिया में, अगर उन तकलीफ़ों को सरपास करके अच्छी कन्वीनियंसेस दे दिया जाए तो लोगों में विश्वास हो जाएगा कि ये हो सकता है। और धीरे धीरे कुछ पॉकेट्स होंगे। हाँ, वो पूरी सिटी, अब जैसे मुंबई को अगर पूरी बनाना है तो हो नहीं सकती। अब जैसे BKC में ये एक टेंडर वगैरह ज़ाया किया जा रहा है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हो सकती हैं, जो विजिबली दिखेंगी कि हो गई 1 साल में, क्योंकि लोगों का एक पहले तो विश्वास जीतना ज़रूरी है। तो उस प्रकार से ये योजना में ये तीनों चीज़ें हैं, पर प्रबंध किया गया है कि रेट्रोफिटिंग कीजिए, या जैसे आपका भिंडी बाजार है मुंबई में, अब वो रीडेवलपमेंट में आ जाता है, पूरा का पूरा एक क्लस्टर है। और उन्होंने ये भी रखा हुआ है कि आप 4-5 क्लस्टर्स को ज्वाइन करके भी आप कर सकते हैं। राइट। तो इस प्रकार के सुविधाएं उसमें रखी हुई हैं करने के लिए स्मार्ट सिटी। तो राहुल साहब, स्मार्ट सिटी, अच्छा, अवधारणा जनरल लोगों के दिमाग में कि स्मार्ट मतलब आप थोड़ी सी इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे देंगे, कुछ स्मार्ट कार्ड बना देंगे, हेल्थ का डेटा उसमें डाल देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ये सब टेक्नोलॉजिकली चीजें, ये तो आप एग्जिस्टिंग सिटी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी स्पेस की, एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब आप सिटी को वाकई में स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसकी आधार में क्या होगा? कौन सी वो चीज होंगी या चीजें होंगी जिन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा? देखिए, जब कोई भी सिस्टम को स्मार्ट कहें तो वो सिस्टम सेल्फ रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। आप कुछ पैरामीटर्स उसमें भर दें तो एक्सटर्नल फैक्टर अगर चेंज हो तो ये सिस्टम अपने आप को बदल के वो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स लाएंगी। राइट। इसका मतलब है ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम स्मार्ट है अभी। तो सिटी भी एक बहुत बड़ी सिस्टम है और इसको स्मार्ट करना, इसका रिस्पांस मैकेनिज्म बहुत फास्ट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो अपने पहले कॉन्सेप्ट नोट में लिखा था कि सिटी और ब्यूरोक्रेट सिटीजन्स की ओपिनियन नहीं लेती है और उनको थ्रू द इंटरनेट, थ्रू सिस्टम्स शुड गेट रिस्पॉन्स और इंटरैक्ट विथ सिटीजन्स। So that is a very, very powerful thing, which is the thing of a smart city, that you are responding to needs in a dynamic way, right. Very dynamic way. So that is a key factor, which ये जो क्राइटेरिया अभी जो आए हैं इसमें है। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में फर्स्ट पॉइंट यही है कि इट शुड बी एन इंटरैक्टिव सिटी। That the bureaucracy, the government should interact with the citizens. This is the first time that they are opening up to this पूरा extent. फोकस होगा, गवर्नेंस को स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हैं। जी, राइट। इसमें एक बात और है कि वो एक चाहते हैं कि ये जो प्लान होगा तीनों, ग्रीन फील्ड हो या रेट्रोफिटिंग हो, एक पैन सिटी इनिशिएटिव होना चाहिए जो सिटीजन्स की तरफ से आए, सिटीजन्स की सहमति से आए। राइट। तो यानी कि आपको एंगेज करना जरूरी है सिटीजन्स को। अब जाते हैं इसके इकोनॉमिक्स पर। शर्मा जी, अब गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है, वेंकैया नायडू साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ना तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि वो पूरी तरह स्मार्ट सिटीज को बना पाए। 500 करोड़ रुपए प्रति सिटी का बजट रखा है 5 साल के लिए, 100 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे, जो बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। और फिर बोलते हैं पीपीपी पे ये चलेगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं पीपीपी को? हम कैसे समझे, किस तरीके से काम होगा, डेवलपर्स की क्या भूमिका होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की क्या भूमिका होगी, और किस तरीके से फंडिंग की जाएगी? विपिन जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो हम लोगों को ये चीज़, इवन प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा कि पहले भी एक सिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, उसका नाम था JNURM जी। और पूरे देश में करोड्स ऑफ रुपीज़ ऑफ फंड्स कई हमारे बजटरी प्रोविजंस के तहत आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में वो JNURM बहुत सक्सेसफुल हुआ।
अगर हमें स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट करना है तो मैं नहीं समझता कि अगर जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ है उस एग्जिस्टिंग सिटीज़ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। राइट। जहाँ तक सवाल है कि जो पीपीपी मॉडल पे जो बातें चल रही है, रेट्रोफिटिंग की बात चल रही है या ग्रीनफील्ड की बात चल रही है, सारी चीज़ों को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो अल्टीमेटली स्मार्ट सिटी का पर्पस क्या है? स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है उसमें कंसेप्ट है कि यू मस्ट, आपके पास एक इंक्लूसिव ग्रोथ ओरिएंटेड अर्बनाइजेशन का प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे हाउसिंग हो, चाहे सीवेज वेस्ट डिस्पोजल हो, वाटर सप्लाई, जितनी एम्यूनिटीज है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटलिटी, जितने भी टूरिज्म, सब सारे सेक्टर्स को इंटीग्रेट करके आप उस शहर को आधुनिक सुविधाएं जैसे आईटी इनेबल्ड हो, फास्ट ट्रेन चलें, बहुत सारी चीजें। फंडिंग कैसे होगी? लेकिन फंडिंग कैसे होगी? देखिए ये 100 करोड़ और 200 करोड़ ये जस्ट मेरे हिसाब से ये सब बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन के बराबर है, जो हम लोग कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा जी। ये नहीं हो सकता। आपको एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा और कम्प्रिहेंसिव प्लान होगा भी आपके माइंड में, सरकार के माइंड में होगा, क्योंकि उन्होंने 50,000 करोड़ की बात कही है। राइट। उसमें पीपीपी मॉडल एकदम परफेक्ट मॉडल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एग्जिस्टिंग सिटीज में मैं नहीं समझता कि कोई जो अमृत योजना के तहत है, एग्जिस्टिंग सिटीज में आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट्स मिल सकते हैं सिर्फ जो अपकमिंग सिटीज है। जी बिल्कुल। चलिए, लेकिन यहाँ जी बिल्कुल ब्रेक लेना होगा मुझे छोटा सा, लेकिन इस बात को आके कंक्लूड करेंगे कि अगर इस तरह की अड़चने हैं और अभी चीजें क्लियर नहीं है तो आगे चलते हुए हम इसे किधर जाते हुए देखेंगे, क्योंकि बहुत कम समय दिया है सरकार ने। 1 साल में 20 आ जाएंगे, उसके बाद 40 और फिर 40 लगता है 3 साल में सब शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरू तो कर देंगे, अंत कहां जाके होगा, आगे कैसे बढ़ेगी और सस्टेनेबिलिटी की जो बात है यानी मेंटेनेंस कैसे होगा, वो सारे प्रश्न उठाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बेबी, इस ड्रेस में ज्यादा मोटी वालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ। मैं भी यार अच्छा खेल लेता था, ओपनिंग बैट्समैन, पार्ट टाइम बॉलर। अगर किसी लीग वीग में सिलेक्ट हो जाता ना तो लाखों क्या करोड़ों कमाता, करोड़ों। दिल से खेलता था यार तेरा भाई, दिल से। पर ना सिलेक्शन के दिन यार सिलेक्टर का साला सिलेक्ट हो गया, फिर क्या, दिल टूटा और गेम छूटा। दिल से बहुत खेला, अब दिमाग से खेलो। सैमको प्रेजेंट्स इंडियन ट्रेडिंग लीग पावर्ड बाय CNBC आवाज, जहां आप ट्रेड और इन्वेस्ट करके जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए, बन सकते हैं इंडिया के स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर और साथ ही जीत सकते हैं कई और शानदार इनाम। रजिस्टर नाउ ऑन indiantradingleague.com। वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव की, जो सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका शुभारंभ हो चुका है और अब हम देख रहे हैं कि ये किस तरीके से आगे जाएगी। शुरुआती अपने वक्त में है, वही चर्चा आज हम कर रहे हैं अपने सभी खास मेहमानों के साथ कि कैसे इसका एक आगे चल के हम सस्टेनेबिलिटी जो है सिटी के अंदर वो देख पाएंगे, क्योंकि बनाने के लिए तो आपने एक आधारभूत प्लान बना दिया, लेकिन आगे कैसे चलेगी। तो यहां पर कादरी साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी सिटी आप एक प्लान डिजाइन कर दीजिए, उसको बना भी दीजिए, लेकिन उसका मेंटेनेंस, उसकी सस्टेनेबिलिटी वो कैसे इंश्योर करेंगे, क्योंकि उसमें भी काफी बड़ा खर्चा आएगा, काफी बड़ा मैन पावर लगेगा और काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स की जरूरत होगी। तो वो तो एक क्राइटेरिया है इनके लिस्ट में कि हाउ विल द सिटी बी मैनेज्ड एंड हाउ इज द फंडिंग मॉडल दैट दे प्लान, द यूजर टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी। सो इज द अकाउंटेबिलिटी, आर दे गिविंग थिंग्स फ्री और दे चार्जिंग? हाँ, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न होगा कि क्या ऐसे शहरों में रहना बहुत महंगा तो नहीं हो जाएगा? होना तो नहीं चाहिए, पर फ्री नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल चार्जेस है, द सिटी शुड collect it and collect it well. So the accounts of the city and the auditing system of the city needs to be very good.
राइट। अच्छा, आवास भी चूंकि इसी चीज का हिस्सा है, अब उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दे दिया गया। शर्मा जी, इसमें काफी इंफेसिस है अफोर्डेबल हाउसिंग पे, और स्मार्ट सिटी के अंदर भी एक कोटा रखा गया है, अफोर्डेबल हाउसिंग बनेगी। आपको क्या लगता है कि अब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, जो पुरानी सारी योजनाओं का एक तरीके से सम्मिश्रण है, इससे हम कुछ रियल एस्टेट में नया बदलाव होते हुए देखेंगे? लोगों को घर आसानी से मिलेंगे, डेवलपमेंट के काम तेज हो जाएंगे, डेवलपर्स को भी मौका मिलेगा कि और ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर सके, क्योंकि फिर सरकार कह रही है पीपीपी मॉडल पे ही चलेगा। विपिन जी, मैं ये स्मार्ट सिटी मॉडल का तो व्यक्तिगत रूप से इसका मैं फैन हूं, क्योंकि एज ए डेवलपर मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने जो बात कही इसका बहुत बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और जो शहरीकरण की दिशा में, क्योंकि शहर में जीडीपी ग्रोथ सबसे बेहतर होता है और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इससे बढ़िया कंसेप्ट हो नहीं सकता है। लेकिन सिर्फ मेरा कहना है जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, बहुत सारे कठोर डिसीजन और बहुत सारे इस फील्ड में मतलब मैं कह नॉट डेवलपर फ्रेंडली मैं कह रहा हूँ, बट सेक्टर फ्रेंडली डिसीजन सरकार को लेने पड़ेंगे। तब स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है, 2022 का जो हाउसिंग का कंसेप्ट है, ये पूरा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल सिर्फ इसका है कि जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उसको जो परमिशंस हैं उसको बहुत फास्टर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या प्राइवेट डेवलपर को भी कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, पब्लिक को मोटिवेट करना पड़ेगा, और जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं उस सबों को इंटीग्रेट करके ये एक कम्युलेटिव इफेक्ट, कम्युलेटिव प्रयास अगर होता है तो मुझे लगता है ये बहुत सक्सेस हिंदुस्तान में हो सकता है, जिसकी आज हमें जरूरत भी है। लेकिन अगर हम पहले की तरह अगर अर्बन एरियाज को दे देंगे, अर्बन बॉडीज को दे देंगे कि आप ये अमरूद के तहत आप सिटी को डेवलप करिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। जी चलिए, अब अपने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आए। हम चाहेंगे कि हमारे तीनों ही मेहमानों से हम कुछ सजेशंस लें, क्योंकि तीनों ही अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। पटौड़े साहब, आपसे अगर मैं कहूं कि आपको क्या लगता है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन जो इनिशियल सजेशन आप देना चाहेंगे कि इस तरीके से काम हो तो हम अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंचेंगे? तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य तो एक क्लियर है कि बाय 2022 हमारी 75 साल आज़ादी के हो जाएंगे और सब लोगों को घर मिलना चाहिए। तो ये आवास की जो योजना है, ख़ास तौर से वहाँ मेरा ये सजेशन है कि 2 करोड़ घर बनाने हैं। अब इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी है, लैंड एक्विजिशन और ये सब। मेरा एक सजेशन है कि जितना लैंड हमारे पब्लिक सेक्टर के पास पड़ा हुआ है, कोल इंडिया के पास पड़ा है, डिफेंस के पास पड़ा है, रेलवे के पास पड़ा है, अगर इस लैंड को एक पीपीपी मॉडल बनाए जहाँ पे बिल्डर्स को इनवाइट किया जाए कि आप घर बनाइए और बीओटी 20 साल 25 साल के लिए रेंट आप कीजिए, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अफोर्डेबल हाउसिंग, तो जो जहाँ लोगों को खरीदना पड़ रहा है घर, उसकी जगह आप एक रेंटल मॉडल करिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा तादाद में आप घर बना सकेंगे और ये टारगेट भी अचीव कर पाएंगे, जो ये पैरेलल चलेगा आवास योजना के साथ साथ। जी जी, कादरी साहब आप क्या कहेंगे? रेंटल मॉडल, मेरे ख्याल से रेंटल जो घर है या रेंटल हाउसिंग है उसका प्रावधान है स्मार्ट सिटी के? अभी फिलहाल नहीं है। आपका सजेशन क्या होगा? मेरा सजेशन ये, पहले तो ये योजना जो स्टार्ट हुई, दिस इज एक्सेलेंट, और इसको ये जो क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन है सिटीज के, दिस शुड बी मेड मोर पब्लिक, एंड इट शुड बिकम अ कंपटीशन व्हिच इज पब्लिसाइज्ड, व्हिच एवरी सिटी gets a pride and wants to win. लोगों को साथ में जोड़ लेने की बात साथ में, and it should become a TV reality show or something where जहां cities को भी और लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या होती है, होना चाहिए, और हमें एस्पायर भी कहाँ जाना है। तो वो जब स्प्रेड होगा और शायद होगा, तो चांस है कि सब लोग इंस्पायर होंगे इससे। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, ये जो क्राइटेरिया है इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है लैंड यूज प्लानिंग। देखिए, भगवान खाली लैंड बनाते हैं, राइट? हाँ, हम तो बना नहीं सकते। गवर्नेंस का करेंगे, रेल बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, टेलीफोन करेंगे, पर लैंड नहीं बनाएंगे। तो लैंड यूज प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। और जो भी हमारे सिटीज है पुराने, उनकी डेंसिटी बहुत कम है।
जगह नहीं है, सड़क पे जगह नहीं है, ओपन स्पेस नहीं है, पर जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। तो अगर वो क्लस्टर डेवलपमेंट में वाराणसी को ले, वाराणसी की डेंसिटी भी बहुत कम है जी। तो अगर उसकी प्लानिंग की जाए अच्छी तरह से तो हो सकता है, तो समय हो थोड़ा सकता कम है, है, ओपन स्पेस भी मिलेंगे, डेंसिटी बढ़ेगा उसी जगह में, नो नीड फॉर लैंड एक्विजिशन, नो नीड फॉर एनीथिंग। बहुत ही अच्छा सुझाव है, उसी के अंदर एवरीथिंग कैन बी डन। राइट। शर्मा जी, अंतिम सुझाव आपसे, क्योंकि समय थोड़ा कम है इसलिए संक्षेप में चाहूंगा, आपके क्या सुझाव होंगे? विपिन जी बिल्कुल सही है, किसी चीज को करने की जरूरत नए तरीके से नहीं है। जो एग्जिस्टिंग है सिर्फ उसको सरकार कंट्रोल कर ले, उसमें जो पब्लिक आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर ले, ताकि उनको ये न लगे कि मेरी जमीन जा रही है। जो आम लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो डिफरेंट सेक्टर के बिजनेस मॉडल हैं, उन सबों को इंटीग्रेट कर लिया जाए। सरकार के पास कुछ करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल विल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव विल चाहिए, और ये सारी चीजें सक्सेसफुल हो सकती हैं। जी, बहुत टीम वर्क चाहिए, टीम वर्क चाहिए, और चाहिए जो नहीं है, सिटीज में नहीं है। उम्मीद करेंगे कि ये आती हुई सारी चीजें हमें दिखाई देंगी, और ये भी हमारी एक शुरुआत है। सरकार की शुरुआत हुई और हमने भी इस चर्चा की एक तरीके से शुरुआत की। अब जैसे जैसे स्मार्ट सिटीज पे काम चलेगा, जैसे जैसे चीजें सबके सामने आएगी, हम भी अपनी इस चर्चा को अपने तमाम विशेषज्ञों के साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आज यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय RR काबल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। टेक्नोलॉजी ना होती तो इनका क्या होता, जिनके प्रोफाइल डेट बदलने से पहले अपडेट हो जाते हैं। लाइक और कमेंट जिनकी लाइफ में है परमानेंट। सोशली अवेयर